हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे, एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार पुलिस 2023 कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी आई है, उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट जो है वो मार्केट में लॉन्च किया गया है। जिस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो दिए गए हैं। वॉल्यूम 1 के नाम से वो जो प्रैक्टिस सेट है वो पब्लिश किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट्स में जनरली 10 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी के हैं, 10 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से होगा, 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से है, उसके बाद 15 क्वेश्चन जो है वो मैथ से है, और बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो हैं वो जीके जीएस से हैं, और साथ ही साथ उसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन को संग्रहित किया गया है। तो यह है स्ट्रक्चर इस प्रैक्टिस सेट्स का, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पे पूर्णतः आधारित है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले इसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, और उसके बाद फिर जो है वो जीके जीएस के क्वेश्चन है, और लास्ट में जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो इस प्रैक्टिस सेट्स में दिया गया है। एक एक कर देखेंगे, क्योंकि देखिए आपके लिए हिंदी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जीके भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मैथ्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इक्वल ही मार्क्स एग्जाम में प्रोवाइड करेगा। तो आपके लिए जो है वो सारा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए एक एक कर सबको देखते हैं। कह रहा है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में संबोधन कारक है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबोधन कारक। देखिए संबोधन कारक होता क्या है, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे कि किसी को बुलाने या पुकारने या फिर बोलने का बोध होता है, उसको क्या कहा जाता है, संबोधन कारण कहा जाता है। संबोधन कारण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, जैसे कि के, अरे, हे, अजी, ए, ये सब जो होगा वो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। तो ये किसी को हम लोग कब कहते हैं कि तू डाल डाल और पात पात, मतलब कि अगर आप अच्छे हैं तो हम आपसे भी अच्छे हैं। कहने का मतलब है कि चालाकी का जवाब जो है वो चालाकी से देना कहलाता है। तू डाल डाल मैं पात पात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है कि आप अपना काम निकाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना काम निकालना। नेक्स्ट है कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो संस्कृत के आकारांत शब्द कौन होते हैं। तो देखिए आकारांत शब्द वो शब्द होते हैं जिसका अंत जो है वो आकार से होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिसके अंत में आ आता है। जैसे कि आप कह सकते हैं बालिका, बिमला, रमा, लता, ये सब जो होता है वो आकारांत शब्द होते हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य क्या है। तो क्रिया भक्षण करने का मतलब होता है क्या, वह हराम का पैसा खाता है, नहीं, वह जूते खाता है, नहीं, वह कसम खाता है, ये सब भक्षण करने के अर्थ में नहीं हो रहा है, वह आम खाता है भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि चिड़िया का बहुवचन होगा। तो चिड़िया क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है जिसका कि बहुवचन क्या होगा, चिड़िया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि दही शब्द है। तो दही क्या है, दही एक पुल्लिंग शब्द है, और साथ ही साथ यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दही क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारण है, करण कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करण कारक। ध्यान रखिएगा, वह साधन जिससे कि क्रिया होती है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, या तो आपको होगा से और या होगा के द्वारा। तो से और के द्वारा रहेगा तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से कथन जो है या शब्द जो है वो कमल के सभी पर्यायवाची हैं।
तो कमल के पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है जलज, पंकज, सरोज, नीरज, राजीव, कुमुदनी, अंबुज, अरविंद, नालीन, सारंग, पुष्कर। ये सब जो है वो क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो सरोज, पंकज, अरविंद जो होगा वो कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो दाल क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसका बहुवचन क्या है? दालें होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 10 क्वेश्चन क्या हो गया? ये 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का कंप्लीट हो गया। अब 10 क्वेश्चन जो होगा वो किसका होगा? इंग्लिश का होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि ड्यू टू ब्लैंक दिया हुआ है रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू ब्लैंक वाटर सप्लाई। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए तो ऑप्शन नंबर ए फिट करेगा क्या? ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। बिल्कुल सही है। स्कैंटी का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि कम, या फिर तो इस बार क्या हुई है? कम वर्षा हुई है, इसके कारण दे हैड टू प्रोवाइड, उन्हें क्या कर रहा है? वाटर जो है वो प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना पड़ रहा है वाटर सप्लाई के लिए। तो यही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है किसका इसमें जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है। कह रहा है वेराइटी, वेराइटी VARIETY, वेराइटी का मतलब होता है विविधता, बिल्कुल सही है। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना, ये भी बिल्कुल सही है। सोसाइटी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा समाज जो होता है, ये भी सही है। गेटी ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा GAIETY होना चाहिए। इसका मतलब होता है आमोद प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस। कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? टेलीस्कोप कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीस्कोप। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप्स क्या होता है? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला यंत्र होता है। पेरियोस्कोप की अगर बात कीजिएगा तो ये पनडुब्बी या युद्ध पोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को पता लगाने वाला यंत्र होता है। और कैलिडियोस्कोप जो होता है वो कोई भी जो डिजाइनर होते हैं उनके द्वारा कपड़ों, आभूषण आदि के पैटर्न बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ। मतलब कहने का मतलब है एक स्टोरी जो कि इलुस्ट्रेट करता है एक मोरल या स्पिरिचुअल ट्रुथ को, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पैराबल कहा जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं उपमा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माई फादर स्ट्रेंथ एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो स्ट्रेंथ एवरी नर्व का मतलब क्या होता है? कि मेरे पिताजी जो है वो खून पसीना एक कर देते हैं इसके लिए कि मैं अपने लाइफ में सेटल्ड हो जाऊं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि माई फादर वर्कड वेरी हार्ड टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सच्चाई। ठीक है। अब फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ादी, तो यह तो नहीं होगा। विजडम का मतलब होता है बुद्धि या चालाकी, यह तो नहीं होगा। लॉयल्टी का मतलब होता है कि निष्ठा, तो यह भी नहीं होगा। ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई, तो यही सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है पता है? इम्प्लीकेट का मतलब होता है चक्कर में डालना या फिर फंसाना। ठीक है। तो इम्प्लीकेट का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो अपोजिट क्या होगा? फंसाना का मतलब क्या होगा? किसी को छोड़ना। तो एक्जोनरेट का मतलब होता है छोड़ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्जोनरेट। एक्जोनरेट का मतलब होता है छोड़ना या फिर किसी को अपराध मुक्त करना। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। संत रविदास बाजे बाय प्रोफेशन। तो संत रविदास क्या थे? जूता बनाते थे, तो उसको क्या कहा जाता? मोची यानी कॉबलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संत रविदास बाजे कॉबलर बाय प्रोफेशन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, उसके बाद ब्लैंक है और ईच प्रेजेंट होगा। देखिए जब भी कभी ऐसा रहे वाक्य में नाइदर और नॉर का यूज किया हुआ रहे, तो नॉर के बाद आने वाला सिंगुलर नाउन के जो वर्ब होगा वो नॉर के बाद आने वाला सिंगुलर नाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ नॉर के बाद क्या आ रहा है? सिंगुलर नाउन आ रहा है। तो सिंगुलर नाउन के अनुसार क्या होना चाहिए? इज प्रेजेंट होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इज प्रेजेंट होगा। जब भी ऐसा कुछ रहे तो आप पहले वाले को नहीं देखिएगा, नाइदर के बाद वाले को नहीं देखिएगा, बल्कि नॉर के बाद जो लिखा हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा। नेक्स्ट है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, कि हम आज कहाँ जा रहे हैं? प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का विरोध जाहिर कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट का अर्थ क्या है? क्लोजेस्ट मीनिंग इससे पूछ रहा है, तो टू ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है विरोध करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टू ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोग क्या कर रखे हैं? अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन जो है वो हिंदी वाला देख लिए हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश वाला देख चुके हैं। अब जो होगा वो क्या होगा? जीएस के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए अब देखते हैं जीएस के क्वेश्चंस को। कह रहा है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति जो है वो किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओ वाले ही व्यक्ति से रक्त समूह ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल ओ वाले ही व्यक्तियों से ले सकता है। रक्त समूह की अगर बात करते हैं तो रक्त समूह का जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में किया था। और रक्त समूह ओ की अगर बात करते हैं तो इसको सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन जो होता है वो नहीं होता है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, कास्टिक सोडा भी मिलाया जाता है, आसवन विधि भी किया जाता है। आसवन का मतलब हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो डिस्टिलेशन होता है, उबालना नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उबालना। पानी की अस्थायी कठोरता की अगर हम लोग बात करते हैं तो पानी की अस्थायी कठोरता जो है वो उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट के घुले रहने के कारण होता है। नेक्स्ट है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का विक्षेपण। देखिए, प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाती है और इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त रंग होते हैं उसमें बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण जो है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट है घरेलू प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम लोग कौन सा कूलेंट यूज करते हैं? तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रेऑन यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रेऑन यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि सिरका जो है वो किसका जलीय विलयन है? तो सिरका जो है वो एसिटिक एसिड का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि समतल दर्पण जो है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु जो है वो दर्पण के सामने रखी होती है। और यह प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा यानी कि लैटरल इनवर्स होता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आभासी प्रतिबिंब। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है समतल दर्पण से कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? यहाँ आपसे पूछ रहा है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो स्वतंत्र अवस्था में कौन रह सकता है? मॉलिक्यूल यानी कि अणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अणु। अणु जो है वो पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग जो है वो नहीं ले सकता है।
क्वेश्चन नंबर 29, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5COOH। ठीक है, बेंजोइक एसिड जो होता है वो समान परिस्थितियों में एक क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस पदार्थ होता है और इसके लवणों का उपयोग जो है वो खाद्य परिरक्षकों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि सापेक्ष आर्द्रता जो है वो मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता जो है वो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोमीटर से याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर मेजर किया जाता है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क की प्योरिटी। और पेंटोसियोमीटर से नापा जाता है कि विद्युत परिपथ या फिर सेल का विभव मापने में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? तो रेडियो तरंगे के संचरण के लिए जो प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है वो आयनोस्फीयर है, यानी कि आयन मंडल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल में ध्यान रखिएगा, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसको कि क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है, इसीलिए इसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आयन मंडल में जब आप ऊंचाई बढ़ेंगे, मतलब आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि जो है वो शुरू हो जाती है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि संचार उपग्रह जो होते हैं वो इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है कि भोपाल में गैस त्रासदी जो है वो किस गैस के कारण घटी थी? तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था कब हुआ था? यह भी आपको डेट याद रखना है, पूछा जा सकता है। दिसंबर 1984 में हुआ था और ये किसके कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि C2H3N। ठीक है, ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट होता है इसका प्रयोग एक्चुअली कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि छोटी माता यानी चिकन पॉक्स जो है वो पैदा की जाती है। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस के द्वारा होने वाला, विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है और यह जो है वो किस विषाणु के कारण होता है? उस विषाणु का नाम है बैरिसेला विषाणु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरियोला विषाणु के द्वारा जो है वो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? आपसे पूछ रहा है। चेचक तो नियंत्रित होता है, पोलियो भी होता है, काली खांसी भी होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज जो होता है वो टीका के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमेह। देखिए मधुमेह एक्चुअली होता क्या है? जब इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है या उसके काम में बाधा उत्पन्न होती है तो जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। या फिर जब पैनक्रियाज ज़रूरत के अनुसार इंसुलिन नहीं बना पाता है तो शुगर सेल्स में ना जाकर रक्त में जमा होने लगता है और ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया, यानी कि मधुमेह कहते हैं। नेक्स्ट है मिनीमाता रोग जो है वो किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनीमाता रोग जो है वो मरकरी यानी पारद के कारण पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दांत और हड्डियों जो है वो किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दांत और हड्डियों में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम। नेक्स्ट है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा था? महात्मा गांधी को कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से याद रखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन रहता है और यह जो है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है। जैवमंडल और राज्य जो है वो सही सुमेलित नहीं होगा। तो कंचनजंगा जो है वो कहाँ है, सिक्किम में, बिल्कुल सुमेलित है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सुमेलित है। देहांग दिबांग उत्तराखंड, ये गलत है क्योंकि देहांग दिबांग जो है वो उत्तराखंड में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थानों पर साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कल्पक्कम परमाणु केंद्र जो है वो कहाँ है, कल्पक्कम जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है, नरोरा है उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ है, तारापुर है महाराष्ट्र में। और काकड़ापारा परमाणु केंद्र जो है वो कहाँ है, वो काकड़ापारा जो है वो कहाँ है, गुजरात में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत की महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद प्रयत्न जो है वो पद धारण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह भारत सरकार के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और भारत का महान्यायवादी जो होते हैं वो ना तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो ध्यानचंद जो है जिनको क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉकी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यही मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि को ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह के बचपन का नाम जो था वो फरीद खान था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद खान। शेरशाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेरशाह का जो टेन्योर है वो कब से कब है, 1540 से लेकर 1545 तक है। शेरशाह से कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, वो यह रखना है कि शेरशाह जो था वो कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। भूमि के माप के लिए एक 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। और इसने रोहतासगढ़ किला कुहना नामक मस्जिद का निर्माण भी जो है वो शेरशाह ने ही करवाया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर 1885 को। और किसको द्वारा किया गया था, A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसकी प्रथम बैठक जो है वो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो W.C. बनर्जी के द्वारा यानी बिमुइस चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए किसको जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था। लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्योर था वो 1848 से लेकर कब तक था, 1856 तक था। लॉर्ड डलहौजी जो है वो जब ये व्यपगत का सिद्धांत लाता है तो सर्वप्रथम 17 को 1848 में उसको मिला लेता है। फिर लॉर्ड डलहौजी से कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखना है, जैसे इसको भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया था। 1854 में इसने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की थी और साथ ही साथ इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि सत्रिया जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सत्रिया जो है वो आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो भारत में सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। एक साइड वैधानिक प्रावधान है और दूसरे साइड स्रोत है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिया गया है आयरलैंड से यानी आयरिश संविधान होगा।
संसदीय सरकार जो है वो लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध जो है वो लिया गया है कहाँ से, कनाडा के संविधान से। क्लियर है, तो यह इस तरह से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है। तो स्वतंत्रता के संविधान जो है वो किस में जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 19 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में ही स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल संविधान की अगर बात करते हैं तो उसमें 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब कितने हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। क्यों, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है, जिसको 19F को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर 300 के ए में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेलेपला दर्रा जो है वो स्थित है। तो जेलेपला दर्रा हो गया, नाथुला दर्रा हो गया, ये दोनों दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में स्थित है। ये जो जेलेपला दर्रा जो है इसके द्वारा सिक्किम को दक्षिण तिब्बत में जो चुंबी घाटी है उसके द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, जिसको कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी का जो उद्गम होता है वो पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पहाड़ से स्थित त्र्यंबक पहाड़ियाँ से ये निकलती है और फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी की सहायक नदियों के भी नाम याद रखिएगा, जैसे कि पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, बैन गंगा, ये सब जो है वो गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको में। यह जो मैक्सिको है वो एक्चुअली उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है कि स्वत गुणधर्म की न्यायसीता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो आपने पढ़ा होगा गांधी जी का ट्रस्टशिप सिद्धांत, जिसमें कि गांधी जी के 4 प्रमुख आयाम थे, सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और न्यायसीता, यानी कि ट्रस्टशिप। तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट है जापान की करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी है येन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जापान की राजधानी कहाँ है। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन और यहाँ के संसद को बोला जाता है डाइट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा से ही 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख, मिट्टी का कंघा और स्टेडियम के भी साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की अगर बात करते हैं तो धौलावीरा जो था वो लूनी नदी के किनारे, और इसका जो अभी वर्तमान क्षेत्र जो है वो गुजरात के कच्छ जिला वाला क्षेत्र है, और इसके उत्खननकर्ता जो थे वो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट थे। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट जो है वो निम्न में से किसे सौंपता है। तो CAG जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति को सौंपता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच किया गया है। और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पे ही हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं, और यह जो है वो संसद की लोक लेखा समिति जो होती है उसके गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 देश। वो देश कौन कौन से हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से था।
तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो एक प्रमुख शहनाई वादक थे, जिनको कि 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रमुख शहनाई वादक थे। नेक्स्ट है कि तुर्कान चिहलगानी का विनाश जो है वो किस शासक ने किया था। तो तुर्कान चिहलगानी का विनाश जो है, तुर्कान चिहलगानी बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने, और इसको विनाश किसने किया था, बलबन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलबन ने। बलबन जो है वो 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और इससे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बलबन जो है वो नौरोज उत्सव की भी शुरुआत जो है वो इसी ने किया था। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो संविधान के आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो लागू है। तो ये जो समान नागरिक संहिता है यानी अनुच्छेद 44, ठीक है, ये किस में लागू है, भारत के एकमात्र राज्य गोवा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा में। नेक्स्ट है केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है वो चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वो भी कर्नाटक ही है। और अगर संसार का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश अगर आपसे पूछ दे तो वो कौन है, वो ब्राज़ील है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में होती है 1924 में। फिर इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जोड़ दिया जाता है सोशलिस्ट वर्ड और वो बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1928 में। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1928 में। नेक्स्ट है महाजन समिति का संबंध जो है वो किस उद्योग से संबंधित है। तो महाजन समिति एक्चुअली जो चीनी की कीमत नीति में बदलाव के लिए इसको 1998 में बीबी महाजन के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीनी उद्योग से यह संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है। अभी हम लोगों ने देखा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में, जो कि कहाँ है, भारत के एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू है। अनुच्छेद 44 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। और समान नागरिक संहिता की शुरुआत जो है वो ब्रिटिश सरकार ने कब किया था, 1835 में किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ। तो ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसका पहला प्रयोग जो है वो कब किया गया था, 1999 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 में। ईवीएम जो होते हैं वो एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, वो होता है M1, M2 और M3। M3 जो है वो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है ईवीएम का, और M3 का उपयोग जो है वो 2013 से हो रहा है चुनावों में। नेक्स्ट है कि चीन का राष्ट्रपिता जो है वो किसे कहा जाता है। तो चीन का राष्ट्रपिता जो है वो सन यात सेन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक्चुअली सन यात सेन जो था वो एक क्रांतिकारी नेता था, जो कि चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी था। इसे लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है क्योंकि राजवंश को समाप्त करने में इसकी अहम भूमिका थी। नेक्स्ट है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए ऐसे तो अगर खेल कूद की अगर बात करते हैं तो उसकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, और इसके तहत जो पुरस्कार राशि है वो कितना है, अर्जुन पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 15 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य जो है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है काला सागर और मरमरा सागर को, बेरिंग जलडमरू मध्य नहीं, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है।
मलक्का जलडमरू मध्य, मलक्का जो है वो जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। बास्पोरस जलडमरू मध्य जो है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो एक्चुअली भूमध्य सागर में स्थित है और यह जो है वो विश्व की एक प्रमुख जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करता है। नेक्स्ट है कि सूरज की सतह का तापमान लगभग कितना है। तो सूरज की सतह का तापमान जो है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य जो है वो गैसों का बना एक गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो कितना है 71% है, हीलियम जो है वो लगभग 26.5% है और जो 2.5% बचा वो अन्य गैस इसमें होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 71%। इसकी सतह को क्या कहा जाता है, फोटोस्फेयर कहा जाता है। सूर्य का व्यास जो है वो लगभग 13,92,000 किलोमीटर है जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है क्योंकि इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और क्योंकि दक्षिण ध्रुव जो है वो उसी की ओर झुका हुआ है इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो WMO की पहली महिला महासचिव जो है वो सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। WMO की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है कब, 1950 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है। तो यह जो पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 है वो भारत जो है वो पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, 5 जून को मनाया जाता है और इस बार जो इसका थीम था वो था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण जो है वो किसने किया है, ईरान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईरान ने। नेक्स्ट है DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1958 में और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन कह रहा है कि DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है। तो अग्नि-1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अग्नि-1 जो है वो सतह से सतह का मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतह से सतह तक। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलखंज तेल पाइपलाइन का फेज 2 का शिलान्यास किया है। तो भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांची को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2023 की अगर बात कीजिएगा तो पुरुष एकल अगर आपसे पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोवाक जोकोविक। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता कौन है तो महिला एकल के विजेता कौन है, ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक जो है वो महिला एकल हैं और पुरुष एकल आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, नोवाक जोकोविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो लंदन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है
वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेटेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो भारत को चुना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश का एक प्रेस है जिसका नाम है गीता प्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गीता प्रेस। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है वो शुरू किया है? तो नंद बाबा दूध मिशन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दुग्ध मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन को सहकारी समितियों के उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर देना है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से एक और योजना याद रखिएगा, वो योजना है पंचामृत योजना। ठीक है, तो एक नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना तो आपको ध्यान ही रखना है उत्तर प्रदेश से, एक और याद रखना है पंचामृत योजना। इसके आगे ये क्वेश्चन नंबर 82 तक हो गया। इसके आगे 15-18 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के दिए गए हैं। देखिए मैथ्स का जो है वो यहाँ लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैथ्स का सॉल्यूशन मैं नहीं करवा रहा हूँ। मैथ्स का सॉल्यूशन जो है वो देखिए मैं पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। पीडीएफ के लास्ट में पूरे मैथ्स का सॉल्यूशन जो है वो आपको अटैच्ड फॉर्म में मिल जाएगा। तो यह जाकर आप लोग और पीडीएफ जो है वो आप लोग जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो मैथ्स के हिंदी के क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं और जो जीके जीएस वाले और करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन हैं, ये सारे सेट्स के मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाता जाऊंगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसके 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इसको कंटिन्यू करना है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।